AK-203 असॉल्ट राइफल की प्रोडक्शन अभी किस वजह से रोकने का फैसला किया गया है। अरुणाचल के लोग अभी इंडियन एयरफोर्स की लालियाने फायरिंग रेंज का विरोध क्यों कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के करीब 82,000 एम्प्लॉय अभी अनिश्चित काल तक स्ट्राइक करने वाले हैं और फाइनली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सबको पता होगा कि एडीए की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन अभी एनडीटीवी में एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 मई को इंडियन नेवी के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बीच एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसी दौरान नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाली एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। नेवल तेजस की सक्सेसफुल कैरियर लैंडिंग और टेक ऑफ करने के बाद एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का फैसला किया गया था, क्योंकि नेवी के मुताबिक उनको एक ट्विन इंजन फाइटर जेट चाहिए था और इसी वजह से एडीए की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल एम की परफॉर्मेंस को नजर में रखते हुए इसे डेवलप करने का फैसला किया गया है। इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजस से इंस्पायर होकर बनाया गया है, लेकिन इसमें काफी सारे चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि इसमें कनार्ड रहेगा, कन्वेंशनल फ्यूल टैंक रहेंगे, 2 इंजन रहेंगे और इसकी इंजन प्लेसमेंट मेरे हिसाब से F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे रखा जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम इंजन अभी इस्तेमाल होने वाली है। बाकी अगर इसकी एवियोनिक्स की बात करें तो वो एमका से काफी सिमिलर होने वाले हैं, यानी कि काफी सारे 5th जनरेशन एवियोनिक्स का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। ज्यादातर चांसेस यही है कि एक टेललेस डेल्टा विंग फाइटर बनने वाली है, लेकिन अभी इसकी 3 मॉडल बनाए गए हैं जिनकी टेस्टिंग किया जा रहा है और अभी जल्दी से पता लग जाएगा कि इसकी फाइनल स्ट्रक्चर कैसे होने वाली है। वहीं पर एनडीटीवी का कहना है कि एडीए के साथ हुई उनकी इंटरेक्शन के दौरान ये पता लगा है कि तेजस MK2 2025 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए तैयार हो सकती है, जो कि काफी अच्छी खबर है। लेकिन अगर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, ये तेजस MK2 से काफी सुपीरियर होने वाली है। जब मैं तेजस MK2 प्रोजेक्ट के इंचार्ज से मिला था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो सिस्टम आप मीडियम वेट फाइटर में देख रहे हैं, यही सिस्टम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलने वाली है। यानी कि अभी आपको जो कॉकपिट दिख रहा है वो एक सिंगल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले वाली कॉकपिट है। यही सिस्टम आपको ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलने वाली है और फिलहाल इसके लिए काफी सारे एडवांस AI सिस्टम भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि पायलट के बेहोश हो जाने पर भी एयरक्राफ्ट को वापस अपने आप बेस में ले जा सकता है। बाकी इनमें वॉइस इनपुट के जरिए काफी सारे ऑटोमेशन भी ऐड किए जा रहे हैं और काफी सारे सिस्टम अभी डेवलप किए जा रहे हैं और ये सभी सिस्टम अभी मीडियम वेट फाइटर के साथ साथ एमका और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। अगला अपडेट AK-203 असॉल्ट राइफल को लेके है। अब सबको ये बात पता लग गया होगा, अमेठी में एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कालाश्निकोव मिलकर एक फैक्ट्री बनाए थे, जहां पर AK-203 राइफल बनने वाला था और अच्छी बात यह थी कि 2020 से इनकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली थी। यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए करीब 7 लाख नए असॉल्ट राइफल बनने वाले थे, जिसके बाद ये राइफल इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड राइफल बनने वाले थे। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत आ गई है। प्रॉब्लम यह है कि इन राइफल्स की प्राइसिंग को लेके एक फ्रेश बिड को सबमिट किया गया था और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन अभी रखे गए हैं उसको लेके इंडिया और रशिया के बीच थोड़े मतभेद चल रहे हैं। इनिशियल कंडीशन के मुताबिक इंडियन आर्मी के लिए सबसे पहले यहाँ पर 7 लाख असॉल्ट राइफल बनाया जाएगा और इन राइफल्स की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा, पर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इस साल के अंदर ही इन राइफल्स की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है और अगर इसी साल ये शुरू हो जाता तो इंडियन आर्मी को लगभग 70,000 के करीब नए AK-203 राइफल मिल सकते थे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अरुणाचल प्रदेश की लालियाने में एक हाई अल्टीट्यूड फायरिंग रेंज को सेटअप करने का फैसला किया गया था और यहाँ पर 8 जून से लेकर लगातार 45 डेज तक इंडियन एयरफोर्स लाइव बॉम्बिंग एक्सरसाइज को करने वाली थी, पर इसी बात को लेकर अभी अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। इसके बारे में पहले ही मैंने हमारे फेसबुक पेज में एक अपडेट डाल दिया था, जिसमें आप में से किसी ने पूछा था कि किस वजह से अरुणाचल के लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एनजीओ है जिसका नाम PGSO है। इसका फुल फॉर्म पीपू ग्वाइपवांग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के सब प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है और मैं काफी बार अटक जाता हूँ।
और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कहना ये है कि जिस माउंटेन में इंडियन एयरफोर्स अभी बॉम्बिंग एक्सरसाइज करना चाहती है, वो माउंटेन नीसी क्लान के लोगों के लिए काफी अहम है और उनके लिए आने जाने का रास्ता भी है। इसके अलावा आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो पहाड़ उन लोगों के लिए काफी मायने रखता है और इसके साथ ही उनका जो सोशियो इकोनॉमिक अटैचमेंट है इस पहाड़ के साथ वो काफी गहरा है। इस पहाड़ को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर से प्राची, पाचा और पनिया जैसे काफी सारे मेजर नदियां भी निकलती है। तो अगर इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बम वगैरह गिराया जाता है तो इसका असर इन नदियों पर भी पड़ सकता है। और आप सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए होते हैं और कितने डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर इसका काफी सारा असर पड़ सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है कि हमें हर किसी की भावनाओं की कदर करना सिखाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स को इस पहाड़ के बदले किसी दूसरे पहाड़ को टारगेट के तौर पर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बम तो कहीं पर भी टेस्ट किया जा सकता है और हिमालय में ऐसे काफी सारे पहाड़ है जहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। इसके बारे में आप सबका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एम्प्लॉइज की तरफ से अभी अनिर्दिष्ट काल तक स्ट्राइक करने का फैसला किया गया है। देश भर में करीब 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 82,000 एम्प्लॉय अभी स्ट्राइक करने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइजेशन करने का फैसला किया गया था। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अगर आपको याद होगा तो 2 या 3 दिन पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर दिया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 156 BMP-2 व्हीकल बनाए जाने वाले थे। ये व्हीकल 2023 तक इंडियन आर्मी को डिलीवर भी होने वाले थे, लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज के डिमांड का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो अनिश्चित काल तक यहाँ पर स्ट्राइक में बैठ सकते हैं, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल हो रहे रशियन नाइट विजन गॉगल्स को इंडियन सिस्टम के साथ रिप्लेस करने का विचार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में आमतौर पर MI-17 हेलीकॉप्टर की ओवरऑल या फिर मेंटेनेंस किया जाता है। अभी हमारे MI-17 चॉपर के लिए इंडियन नाइट विजन सिस्टम को बनाने का फैसला कर दिया गया था, जिसमें बेस रिपेयर डिपो किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर इनको MI-17 में फिट करने वाली है। अभी पहले से ही NL-93 नाम की एक नाइट विजन गॉगल को डेवलप किया गया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मदद से इसको मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंपैटिबिलिटी इशू यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिनको सॉल्व करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बेसिकली एक हेलमेट माउंटेड सिस्टम होने वाली है जो कि पायलट्स के हेलमेट में लगने वाली है। और बेसिकली नाइट विजन सिस्टम क्या होता है आप सब जानते होंगे, जो कि रात में पायलट्स को देखने में मदद करती है और इससे रात में होने वाली किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन को करने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ 40 डिग्री तक का ही व्यू देता है, जिस वजह से पायलट को बार बार अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना पड़ता है और इससे पायलट की गर्दन पर काफ़ी जोर पड़ता है और वो काफ़ी जल्दी थक भी जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।